यहां पर 31 जनवरी से कांग्रेस का प्रदेश भर विशेष मिशन को लेकर खबर निकलकर सामने आ रही है। लोकसभा वार कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम चलेगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे और क्षेत्रीय नेताओं से चर्चा कर निर्देश दिए जाएंगे। डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष, उनकी तरफ से समिति का गठन कर जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। तो बड़ी खबर कांग्रेस के खेमे से आ रही है। कांग्रेस भी जाहिर तौर पर मिशन 25 को लेकर जुटी हुई है, क्योंकि 25 सीटें राजस्थान की बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसी लिहाज से कांग्रेस की तैयारी है कि 31 जनवरी से अब कांग्रेस का प्रदेश भर में विशेष मिशन चलेगा। लोकसभा वार कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी और कांग्रेस के दिग्गज नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्षेत्रीय नेताओं से चर्चा करके निर्देश दिए जाएंगे। डोटासरा ने समिति का गठन कर जिम्मेदारी दी है। तो ये बड़ी खबर कांग्रेस के खेमे से आ रही है, जहां पर 31 जनवरी से कांग्रेस का प्रदेश भर में विशेष मिशन शुरू होने वाला है और हर एक लोकसभा पर फोकस रहेगा। और इसी सिलसिले में लोकसभावार कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम चलेगा, ताकि कार्यकर्ताओं में एक नया जोश, नई ऊर्जा जगाई जा सके। चूंकि कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, संगठन के लिए, और उनको अगर ज्यादा प्रेरित किया जाएगा तो उसी लिहाज से पार्टी के पक्ष में वो बेहतर काम कर सकते हैं। कांग्रेस की यही कोशिश रहेगी। राकेश शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो राकेश, साफ तौर पर कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती है, वो भी 25 सीटों के लिए अपनी पूरी तैयारी के साथ सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए रविंद्र जी, जिस तरीके से अब लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ साथ पीसीसी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह टीकाराम जूली, इन तीनों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और 31 जनवरी से ताबड़तोड़ दौर इनके शुरू हो रहे हैं। जो सबसे पहले 1 फरवरी को गंगानगर में, 2 फरवरी को बीकानेर में, बाड़मेर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू के साथ साथ यानी तमाम जिलों में और लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस जाएगी। वहां जो कार्यकर्ता हैं उनको एकजुट किया जाएगा। जो वहां के क्षेत्रीय नेता हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। क्योंकि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो भी राजस्थान के कुछ जिलों से गुजरेगी। उसकी तैयारियों में किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा सकता है, ये मंत्र अब दिया जाएगा। यानी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अब जो अपने स्वरूप को ज्यादा संगठित करने जी राकेश प्रयास में है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ साथ लोकसभा चुनावों की तैयारियों के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया राकेश शर्मा इस खबर को ब्रेक करने के साथ ही विस्तार से जानकारी देने के लिए। और कांग्रेस जाहिर तौर पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। विधानसभा भले हार मिली हो, लेकिन लोकसभा में वो बेहतरीन काम करके सीटों को हासिल करने की जुगत में लगी है, कोशिश कर रही है। जयपुर से एक और बड़ी खबर, यह खबर कांग्रेस से ही जुड़ी है। घोषणा पत्र की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कांग्रेस में प्रदेश से सुझाव लेने के लिए महत्वपूर्ण बैठक हुई है। पीसीसी मुख्यालय पर सीपी जोशी ने बड़ी बैठक ली है। एआईसीसी चुनाव घोषणा पत्र समिति के सदस्य इस दौरान मौजूद रहे। विधायक जिग्नेश मेवानी भी बैठक में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं, नेताओं, जनप्रतिनिधियों से सुझाव लिए गए हैं। सामाजिक संगठनों, विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों, सिविल सोसाइटी के सदस्यों के जरिए भी सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, उनसे भी सुझाव लिए गए हैं। और वहीं बीजेपी की बात करें तो भाजपा का गांव चलो अभियान 4 फरवरी से चलेगा। यह अभियान 4 से लेकर 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान की बीजेपी की तरफ से शुरुआत हो रही है। 68,000 गांवों में कार्यकर्ता और नेता रात्रि प्रवास करेंगे। सीएम से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक गांवों में रात गुजारेंगे, वहां के लोगों से बातचीत करेंगे, सरकार के कामकाज की बात रखेंगे, लोगों की अपेक्षाओं को जानने की कोशिश करेंगे। तो कांग्रेस के बाद ये बीजेपी की बात यहां पर हो रही है और भाजपा 4 फरवरी से विशेष अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें 68,000 गांवों में कार्यकर्ता और नेता रात्रि प्रवास करेंगे। सीएम से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक गांव में रात गुजारेंगे। मन की बात, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम मन की बात कल होने जा रहा है और पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में प्रदेश के 59,000 बूथों पर इस कार्यक्रम को राजस्थान में सुना जाएगा। मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने वर्चुअली बैठक ली। इस संबंध में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए बताया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बड़ी संख्या में लोग मन की बात को सुनने के लिए
मौजूद रहें और सभी विधायक सांसद बूथों पर मौजूद होंगे। और इस लिहाज से चूंकि मन की बात कार्यक्रम लोगों के लिए, बीजेपी के लिए हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत रहा है और इसी लिहाज से यह सुनिश्चित करने के लिए कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोग एक बार फिर से इसके साथ जुड़ें। और अब भीलवाड़ा की बड़ी खबर आपको बताते हैं। यहां पर भीलवाड़ा के निजी अस्पताल में भारी हंगामा हुआ है। कल एक युवक का पथरी का ऑपरेशन हुआ था। इलाज के बाद आज युवक की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने बताया है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल के स्टाफ पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई इस दौरान और परिजनों में काफी आक्रोश देखने को मिला। घटना की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची, मामले को समझने की कोशिश कर रही है, दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश कर रही है। यह भीलवाड़ा के एक निजी अस्पताल में भयंकर हंगामा हुआ है। कल युवक का पथरी का ऑपरेशन हुआ था और इलाज के बाद आज युवक की मौत हो गई है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि हार्ट अटैक से मौत हुई है युवक की। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। अस्पताल के स्टाफ पर पैसे मांगने का भी आरोप लगाया गया है। अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई है और परिजनों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुलिस तक सूचना पहुंची और पुलिस भी वहां अस्पताल में पहुंचकर जांच कर रही है। सरकारी स्कूलों में अब गलत आचरण करना शिक्षकों को भारी पड़ने वाला है। ऐसे शिक्षकों के खिलाफ न केवल निलंबन की कार्रवाई होगी बल्कि निलंबन के साथ उनकी संपत्ति पर बुलडोजर भी चलेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज एक सरकारी स्कूल के कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान ऐसे शिक्षकों को स्पष्ट हिदायत दे दी है जिनका आचरण शिक्षा विभाग को शर्मसार करता है। दिलावर ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ऐसे शिक्षकों को नहीं छोड़ूंगा, साथ ही ऐसे शिक्षकों के सिफारिशी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। छोड़ूंगा, जिस प्रकार का व्यवहार करता पाया जाएगा तो मैं निलंबित करने के बाद उसको बर्खास्त तक करूंगा और उसकी जितनी भी संपत्तियां हैं उस पर बुलडोजर चलाऊंगा। पाली से खबर है जहां पर आनंदपुर कालू थाने में युवक के साथ मारपीट का मामला दर्ज हुआ। मामले में शनिवार को तूल पकड़ लिया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और मजिस्ट्रेट के आदेश पर जेल भेज दिया है। इसी मामले में जब पुलिस संत लक्ष्मणनाथ महाराज को गिरफ्तार करने आश्रम पहुंची तो ग्रामीण भड़क गए। बड़ी संख्या में ग्रामीण आश्रम पहुंचकर गिरफ्तारी का विरोध करने लगे। इधर व्यापारी भी बाजार बंद करके आश्रम जा पहुंचे। स्थिति भांपते हुए पुलिस ने देर शाम तक संत को गिरफ्तार नहीं किया। इधर ग्रामीण इस पूरे मामले को चुनावी रंजिश के चलते द्वेष भावना के तहत कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज मीडिया और सोशल मीडिया की कार्यशाला का आयोजन हुआ। सीएम भजन लाल शर्मा ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी की रीति नीति के तहत प्रभावी तरीके से काम करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ता जीवन काल के कई किस्से भी साझा किए और कहा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। कार्यशाला को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी संबोधित किया और कहा कि वर्तमान समय में प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तीनों का ही बड़ा महत्व है। सीपी जोशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से राजस्थान में सभी 25 सीटों पर कमल खिलाने के लक्ष्य को लेकर हमें काम करना है। कार्यशाला में राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने भी अपना संबोधन दिया। हम जीत चुके हैं और चूंकि अमृतकाल का समय 75 वर्ष का, तो ये 25 सीटें और जीतकर हम 75 पूरे करने वाले हैं। पहली बात तो ये। दूसरा सबसे प्रमुख बात हमारे प्रवक्ताओं ने बताई है कि बोलने में बुद्ध होना चाहिए, चुप रहने में विवेक होना चाहिए। ये चीज़ तो बीजेपी को तो समझ आती है, लेकिन शायद मुझे लगता है कहीं कांग्रेस को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। कई लोग किस प्रकार से बातचीत करते हैं आप लोगों को जानकारी में। और ये बड़ी खबर टोंक से आपको बताते हैं जहां पर लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर गांव चलो और शक्ति वंदन अभियान की कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा, सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया समेत जिला बीजेपी के पदाधिकारी और महिला मोर्चा की पदाधिकारी शामिल हुई। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता गांव में जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत कराएंगे। वहीं महिलाओं के लिए कार्यों को भी महिलाओं तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई है। डबल इंजन की सरकार बनाई है जनता ने। आज जनता में माननीय मोदी के प्रति बहुत उत्साह है और मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा हमारा घर नहीं बचता जिसमें हमारी कोई न कोई योजना नहीं जारी हो।
लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां प्रारंभ हो गई है और लोकसभा चुनाव में राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें जीते। इसके लिए राजस्थान को हमने 8 क्लस्टर में बांटा है। यह खबर वन विभाग में कल्चर बदलने की है। अब योजनाओं को लेकर पहले जैसी अप्रोच को बदलकर पीएम मोदी वाला नजरिया अपनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। नए वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा है कि हमने वन विभाग की सभी वर्तमान योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। विभाग की सभी योजनाओं को लेकर प्रदेश सभी जिम्मेदार अधिकारियों के साथ भी एक खास रिव्यू किया जाएगा। ये विभाग पहला औपचारिक भी रिव्यू होगा। सभी योजनाओं को लेकर रिव्यू में प्रगति रिपोर्ट के आधार पर योजनाओं को प्रैक्टिकल बनाने पर काम होगा। तरह से वेलकम हुआ, लेकिन आपने कहा कि ये मेरा घर है, यहाँ मैं मेजबान हूँ। देखिए, परिवार में आया हूँ और संयुक्त हमारे जो कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी हैं सचिवालय में आके मिले थे। उन सबका आग्रह था कि हर वर्ष हम पोष बड़ा कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो उन्होंने आग्रह किया। परिवार के मुखिया के नाते मुझे आने का यहाँ सौभाग्य मिला। वो बैठक तो क्या है, लेकिन डिपार्टमेंट की पूरी एक बैठक 2 तारीख को हमने रखी है, तो उसमें सारा बातचीत होगी। और जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये जिम्मेवारी दी गई है, मैं उसी दिन से काम पे जुटा हूँ और अधिकारियों का सहयोग भी पूरा मिल रहा है, कर्मचारियों का सहयोग भी मिल रहा है। और आने वाले समय में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है और विशेष रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि वन्य जीवों की सुरक्षा और वन्य क्षेत्र का विस्तार, साथ ही साथ वन्य क्षेत्र में रहने वाले या आसपास रहने वाले ग्रामवासियों को उनकी इच्छा अनुसार विस्थापित करना या उनको हितों की रक्षा करना, उसके लिए पूरी तरह से मंत्री होने के नाते मैं काम करूंगा। कुछ नहीं लगती है आपको, कुछ ज़रूरत है जिस तरह से विस्थापन के आपने जिक्र किया? निश्चित रूप से, क्योंकि मैं अगर जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ सरिस्का में बहुत सारे ग्रामवासी तैयार हैं वहाँ से विस्थापित होने के लिए, और तिजारा में ज़मीन भी है। और मुझे जो जानकारी मिली है वो फाइल अभी यहाँ लंबित है, तो 2 तारीख को रिव्यू बैठक में हम अधिकारियों से बात भी करेंगे। ग्रामवासी यदि वहाँ से जाना चाहते हैं तो उनको विस्थापित करने वाली फाइल को तुरंत प्रभाव से आदेश जारी करके उनको विस्थापन का आदेश भी करवाएंगे। प्रदेश में 15 फरवरी को सामूहिक सूर्य नमस्कार के आदेश पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी जहां इसे भारत की सांस्कृतिक परंपरा बता रही है, वहीं कांग्रेस राज्य सरकार पर आरएसएस की योजनाएं थोपने का आरोप लगा रही है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। सूर्य नमस्कार पर आर पार। आज देश नहीं दुनिया के अनेक देशों में सूर्य नमस्कार को अंगीकार किया है। फिर बढ़ी सियासी तकरार। राजनीति से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में आरएसएस का एजेंडा लागू कर रही है। सबके लिए सूर्य नमस्कार जरूरी। सूर्य भगवान सबको प्रकाश देते हैं, तो शिक्षण संस्थाओं में आते हैं, उन सबको करना चाहिए यदि वो भारतीय है तो। फिर सियासत में क्यों बनी मजबूरी? सूर्य नमस्कार पर तकरार का क्या तुक? भजनलाल सरकार अपने वादे को अमली जामा पहनाने में जुट गई है। छात्रों को शिक्षित करने के साथ ही संस्कारित करने में भी भिड़ चुकी है। नौनिहालों को देश की समृद्ध परंपरा से जोड़ने की कवायद इसी कोशिश का एक नतीजा है। सूर्य भगवान के बिना हमारा जीना असंभव है। हमको प्रकाशमान करते हैं और मैं कहता हूँ ये भारत की धरती सूर्य भगवान के बिना चल नहीं सकती है। इसलिए हम जिस प्रकार से हम अन्य की पूजा करते, पहाड़ों की, पर्वतों की, नदियों की, पोखर है और अन्य की पूजा करते हैं, इसी प्रकार से हम सूर्य भगवान की भी आराधना करेंगे। इससे पहले कि कांग्रेस प्रदेश के शिक्षा मंत्री के बयान पर विरोध की रणनीति बनाती, मदन दिलावर के खिलाफ मुहिम चलाती, दिलावर ने कोटा की रामगंज मंडी में युवाओं को सूर्य नमस्कार किसी और के जरिए नहीं, खुद सूर्य नमस्कार करके युवाओं को दिखाया। सूर्य भगवान सबको प्रकाश देते हैं, तो शिक्षण संस्थाओं में आते हैं, उन सबको करना चाहिए यदि वो भारतीय है तो। और भारतीय नहीं है तो मना कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पता चल जाएगा कौन कौन भारतीय नहीं है।
इतिहास हो, चाहे हमारी संस्कृति हो, हमारी परंपराएं हो, उनका संपूर्ण ज्ञान हो। इस नाते ये सब राजस्थान में हमारे विद्यालय में शुरू हुआ है, तो हम सब लोगों का इसका स्वागत करना चाहिए। आज देश से दुनिया के अनेक देशों में सूर्य नमस्कार को अंगीकार किया है। जाहिर है बीजेपी की कोशिश कांग्रेस को रास नहीं आ रही। कांग्रेस कह रही है कि सूबे की नई सरकार अंग्रेजी स्कूलों को बंद करने की बात करती है और स्कूलों को आरएसएस की पाठशाला बनाना चाहती है। योग और सूर्य नमस्कार को कांग्रेस शिक्षा का भगवाकरण बता रही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बिना शिक्षाविदों की राय के, बिना एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के पाठ्यक्रम जोड़े जा रहे हैं, जो केवल और केवल ये दर्शाते हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में आरएसएस का एजेंडा लागू कर रही है। दरअसल 15 फरवरी को राजकीय स्कूलों में प्रार्थना सभा। मोहनगढ़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा में स्कूल के बाहर ग्रामीणों ने तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। गांव वालों ने बताया कि 14 बच्चों ने जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6ठी में प्रवेश परीक्षा को लेकर आवेदन किया था, लेकिन स्कूल के टीचर्स ने इसकी जानकारी नहीं दी और इस कारण 14 बच्चे परीक्षा से वंचित रह गए। वहीं मामले में स्कूल प्रशासन का कहना है कि परीक्षा की जानकारी छात्रों को पहले ही दे दी गई थी। हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद स्कूल का ताला खोल दिया गया। पूरा स्कूल के अंदर जो बच्चे 5वीं में पढ़ रहे थे उनको नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरवाया गया। उससे पश्चात इन्होंने सूचना नहीं दी कि 20 जनवरी को परीक्षा हो गई, बच्चे वंचित रह गए। एनडब्ल्यूआर में रेलवे ट्रैक को इलेक्ट्रीफाइड करने का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है और ऐसे में एनडब्ल्यूआर जोन में ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना दिया गया। पिछले कुछ सालों में एनडब्ल्यूआर में 4772 किलोमीटर रूट का ही इलेक्ट्रिफिकेशन हो पाया है। अब भी एनडब्ल्यूआर जोन में 400 से ज्यादा किलोमीटर ट्रैक का विद्युतीकरण होना बाकी है। रेलवे की माने तो अब केवल कुछ ही हिस्सा बचा है, जिसे 2024 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। वर्तमान में इलेक्ट्रिफिकेशन के सहारे 132 रेलों को एनडब्ल्यूआर में चलाया जा रहा है। ब्रॉडगेज लाइनों का विद्युतीकरण रेलवे का एक मिशन एरिया है ताकि हम पर्यावरण अनुकूल रेल संचालन कर सकें और उत्तर पश्चिम रेलवे में भी इसमें लगातार प्रगति और तीव्र गति से काम किया जा रहा है। हमारे महाप्रबंधक श्री अमिताभ के दिशा निर्देश और नेतृत्व में सारे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के जो प्रोजेक्ट है उनकी गहन मॉनिटरिंग की जा रही है। सुजानगढ़ की सालासर रोड स्थित नवनिर्मित स्वागत द्वार पर राम दरबार की मूर्तियां लगाई गई हैं। सर्व हिंदू समाज के संयोजक अरविंद सोनी ने बताया कि कल साधु संतों के सानिध्य में राम दरबार की मूर्तियों की विधिवत स्थापना की जाएगी। स्थापना के बाद भंडारा भी होगा। आपको बता दें कि स्वागत द्वार पर अखंड रामायण का पाठ शुरू हो गया है। वहीं मूर्तियां लगाने के दौरान कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि बीदासर प्रधान ने हाल ही में प्रेस वार्ता कर राम दरबार की स्थापना करने की जानकारी दी थी। 15 मार्च 2022 को ये राम दरबार गहलोत सरकार ने गिरवाया था और ये वही टीम है हमारे साथ जिसने यहाँ सड़कों पे संघर्ष किया था, धरने प्रदर्शन आंदोलन करके चक्का जाम करके सरकार को मजबूर किया था घुटने टेकने के लिए। तब जाके कांग्रेस सरकार मानी थी और प्रशासन ने समझौता किया था कि यहाँ पे भव्य राम दरबार हम मनाएंगे। राजस्थान अपनी कला और संस्कृति के लिए देश दुनिया में जाना जाता है और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस राष्ट्रपति इसका उदाहरण भी बने। ऐसे में राजस्थान में समय समय पर पर्यटन विभाग की तरफ से फेस्टिवल्स का आयोजन भी होता रहता है। हाल ही में हो रहे सांभर फेस्टिवल में पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सांभर फेस्टिवल का पर्यटन विभाग की ओर से आयोजन हो रहा है। पर्यटन विभाग की इस पहल से सांभर क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए। पर्यटन विभाग उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस 3 दिवसीय फेस्टिवल में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। एडवेंचर एक्टिविटीज में पैराग्लाइडिंग, साइकिलिंग, स्कूटर का पर्यटन भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। हजारों की संख्या में देसी विदेशी सैलानी सांभर फेस्टिवल में पहुंच रहे हैं। अजमेर में संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा कार्यालय में समय पर आने के साथ ही लोगों की समस्याओं के निस्तारण को लेकर एक्शन में है। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को समय पर ऑफिस आने के निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि लंबित मामलों को जल्द ही निपटारा करें। वो खुद 7 जिलों में जाकर अलग अलग दफ्तरों में पेंडिंग मामलों को खत्म करने की कार्रवाई शुरू करेंगे। ऐसा नहीं करने पर संबंधित विभाग के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल सभी को नोटिस जारी किए जाएंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं मेरे संभाग के 7 जिलों में समस्त विभाग
प्रशासनिक विभाग हैं, पुलिस विभाग है, प्लस स्वास्थ्य मेडिकल एंड हेल्थ सेक्टर के जो चिकित्सालय हैं, दूसरे कोई भी सरकारी विभाग जो काम कर रहे हैं, पंचायत समितियां हैं, परिवहन विभाग है, खनिज विभाग है, जितने भी पेयजल विभाग है, विद्युत विभाग है, जितने भी राजकीय विभाग हमारे हैं, सभी में अनुशासन हो। और इसी खबर के साथ प्रदेश हमारा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।